वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखेंगे, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। इसमें हमने अगर देखा जाए तो मोटा मोटी इनकम मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ये भी हमने पढ़ा था। तो आज उस हिसाब से हमें ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना क्या है, डिफरेंट कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग और इंक्रीमेंट कॉस्टिंग पढ़ना है। बट सिंस 2-3 दिन का ब्रेक था, तो एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। मोटा मोटी कोई बता सकता है क्या डिफरेंस था मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? सर मार्जिनल कॉस्टिंग होता है ना कि जो एक्स पर मतलब जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उस पे जो कॉस्ट होगी वो उसका। हाँ, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जो आपको कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट लगेगी एक प्रोडक्ट को बनाने में, दैट्स का मार्जिनल कॉस्ट। बट व्हेन वी स्टडीड इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉस्टिंग, तो हमने यही देखा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। क्या लेते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप क्या करते हो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हो। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में आप क्या करते हो, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, उनको भी आप क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। याद है जो लास्ट टाइम थी, इनको भी आप एब्जॉर्ब करते हो ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल मैंने दी थी। सपोज आपका सेलिंग प्राइस है 100, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट 60 है, आपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दिए 1000 और आपने सेल किए 800, और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है उस पीरियड के वो 40,000 है। तो दोनों टेक्निक से, चाहे मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक से, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट टेक्निक से, आप बता दो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट क्या लेते हैं, खाली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट में कैसा बनता है, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में निकालूंगा प्रॉफिट या सब कुछ, तो कुछ इस तरीके से बनता है। आप बोलते हो आपका सेल्स, सेल्स आपका आया 800 इंटू 100, तो आपका सेल्स आया 80,000। उसमें आप लेस करते हो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 800 यूनिट को बनाने की कॉस्ट थी 60, तो 48,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी। दिस 80,000 माइनस 48,000, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। वो आया 32,000। दिस इज योर कंट्रीब्यूशन, दिस इज द अमाउंट विच कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट्स नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको हम अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें आप लेस क्या करते हो, जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी। सपोज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में 40,000 थी, तो आपका अल्टीमेटली क्या हो गया, लॉस आया आपका 8, आपका लॉस आया 8,000। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड की कॉस्ट है। ये पूरे पीरियड की कॉस्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स बनाओ नहीं बनाओ, ये खर्चा तो आना ही आना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको अलग से दिखाते हैं, पीरियड कॉस्ट को। दिस इज द टेक्निक जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉलो करते हैं। अगर इसी चीज को हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करता है, वो बोलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आएगा इसका वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आया 60 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वो बोलेगा 40,000 कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, और आपके यूनिट्स है 1000, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो वो आया आपका 40। तो 60 प्लस 40 वो आया 100। तो मार्ज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने क्या, फिक्स्ड कॉस्ट को भी एब्जॉर्ब कर दिया, फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी आपने एब्जॉर्ब किया टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो आपने क्या किया, बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है 100 रुपया है, 60 रुपया जो वेरिएबल लग रहा है और 40 जो एलोकेटेड कॉस्ट इसकी बन रही है। फिर आप बोलते हो कि ठीक है, अब सिंपली है, इसमें आप क्या बोलते हो फिर, आपकी सेल जो है, आपकी सेल होगी 80,000, और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट जो आपकी है वो आ गई आपकी कितना, आपका कॉस्ट कितना आया, 800 यूनिट इंटू 100, दैट इज 80,000। तो यहां पे आप क्या बोलते हो, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो फिर मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि ये डिफरेंस क्यों आता है। यहां तो लॉस आया 8,000 का, यहां पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये 8,000 का लॉस गया कहां एब्सॉर्प्शन में, कोई बता सकता है?
लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कोई बता सकता है? यहां तो लॉस है 8,000 का, यहां ये लॉस तो नहीं आया, जीरो आ गया। मैंने आपको दिखा भी दिया 60 + 40 दैट इज 100। तो आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 100 आई। आपने बोला 80,000 का माल बेचा, 800 यूनिट इंटू 100 उनकी कॉस्ट है 80,000, आपका प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ? जबकि यहाँ पे जो 8,000 का लॉस है, ये 8,000 का लॉस कहाँ गया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? लास्ट लेक्चर में मैंने इस चीज को बताया था, कोई बताना चाहता है? इसका दूसरा इंपैक्ट जो आता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, इससे यही समझाता है कि जो मैं लेक्चर्स लाइव देता हूं तो वो आप लोग फिर रिकॉर्डेड नहीं देखते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है पढ़ाना। तो आप उसको पढ़ो या नहीं पढ़ो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग बनाते हैं, दो चीजें होती है। जब आपने 1,000 चीजें बनाई, उसमें से आपने 800 बेची, 200 आपके स्टॉक में मौजूद है। एब्जॉर्प्शन में भी यही होगा, 1,000 जो है 800 बेची, 200 गई। यहां पे आपने मार्जिनल कॉस्ट कितनी मानी? 60। तो जब यहां पे आप इन्वेंट्री वैल्यू करोगे, आप बोलो 800 इंटू 60 दैट इज 48,000 जो है ये आपने बेचा, इसको आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाला। और यहां पे बोला कि 200 अभी आपके मौजूद है, तो 200 इंटू 60 जो है 12,000 आपने बोला स्टॉक है। तो यहां पे आपने क्लोजिंग स्टॉक खाली 12,000 माना और 48,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माना। तो ये 48,000 गया पीएनएल में, तो इट वाज सेल्स 80,000, कॉग्स जो था 48,000 था, और फिक्स्ड कॉस्ट जो था वो 40,000 था, और अल्टीमेटली आपका लॉस आया 8,000 का लॉस। यहां पे क्या हुआ? यहां पे आपने 800 इंटू 100 बोला और इसको 200 इंटू 100 बोला, तो यहां पे ये 80,000 आया कॉस्ट और ये आया 20,000 आपका स्टॉक। तो अगर आप देखोगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्योंकि ये 40 रुपए इसमें भी इन्वॉल्व हो गया, तो वो 40 रुपया स्टॉक का भी कॉस्ट बन गया। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको अपने स्टॉक क्या किया, यहाँ पे आपने 60 पे वैल्यू किया था, यहाँ पे 40 पे वैल्यू किया था, 100 पे वैल्यू किया था, तो 200 यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो हो गया। बट स्टॉक को अगर आप करोगे, यहाँ पे स्टॉक 12,000 का था और यहाँ स्टॉक 20,000 का था। स्टॉक में आपने 8,000 बढ़ा दिया, स्टॉक आपने 8,000 बढ़ाया, अल्टीमेटली यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। मतलब यहाँ की जो फिक्स्ड कॉस्ट थी 32,000 और 8,000, यहाँ पे आपने पूरा 40,000 पीरियड का कॉस्ट माना, यहाँ पे आपने 32,000 ही माना, जो चीजें बेची उन्हीं का कॉस्ट एलोकेट किया, जो चीजें अभी नहीं बेची उनका कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो फॉलो हो जाता है कि ओनली क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट भी एलोकेट होती है टुवर्ड्स द कॉस्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम पढ़ा था, विद दिस सेम एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है? आई गेस आपको नोट्स दिख रहे होंगे। हालांकि ये चीजें मैंने पढ़ाई है लास्ट लेक्चर में, बट मैं स्टिल देखता हूं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपसे छूट गई है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मुझे बाकी चीजें भी पढ़ानी है आज। बाकी मैंने कॉस्ट एलिमेंट्स मैंने लेक्चर में बता दिए थे, प्लीज अगर आपने नहीं देखा है उस लेक्चर को तो उसको देखो देखो, वो मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने बिफोर स्टार्टिंग दिस मार्जिन एप्सॉन कॉस्ट मैंने कॉस्ट के एलिमेंट्स भी आपको बता दिए थे डायरेक्ट, जहां पे मैंने बताया था प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो मैंने सब आपको बता दिया था। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द वेरिएबल कॉस्ट। उसको आप याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, जैसे मैं अकाउंटेंसी में आपका क्वेश्चन आ सकता है, जीपी का फॉर्मूला आ सकता है, जीपी इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस तरह से आपका कॉस्टिंग में क्वेश्चन आ सकता है, कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली दोनों सेम है अगर आप देखोगे इसको, ठीक है? इसको आप याद रखना। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, खाली वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, आप सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हो, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है, वो पीरियड कॉस्ट मानी जाती है एंड वो प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं की जाती है मार्जिनल कॉस्टिंग में, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में दे आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स। तो इनकम स्टेटमेंट में आप फिक्स दिखाते हो, वेरिएबल दिखाते हो, but nothing like such in the absorption cost. Everything is allocated to the cost of the product.
रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आप यू एम्फेसाइज ऑन द कंट्रीब्यूशन, यू शो द कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो मैनेजमेंट टू हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, अल्टीमेटली हम इतना कमा रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। बट एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं, कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है, सिंपली सेल्स माइनस कॉस्ट निकलती है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग अगर आपको करनी है, जैसे मैं बताता हूं, आपकी ऑलरेडी फैक्ट्री वैक्ट्री सब कुछ चल रही है, आपके पास एक ऑर्डर, आप नॉर्मली एक चीज को 100 रुपए पे बेच दो, सुनना ना मेरी बात, आपकी फैक्ट्री चल रही है, नॉर्मली आप एक चीज को 100 रुपए में बेच दो। आपको किसी बंदे ने ऑर्डर दे दिया कि मुझे 50 आइटम चाहिए, बट मैं आपको 90 रुपीज ही दूंगा या 80 रुपीज दूंगा। आपको पता है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है मेरी ऐसी ही लगनी है, ये अलग से जो ऑर्डर आया मैं इसको लूं कि नहीं लूं, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं इसको बेचूंगा 50 × 8 कितना होगा? 008540, 4,000 का मेरा बिकेगा, और मेरे को इस पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगी? 50 × 60, 3,000, तो मेरे को 1,000 रुपए का फायदा होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो मेरे को लगनी ही लगनी है ना। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो ऑन प्रोडक्शन एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैंने जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए आ गया। जैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया या ऐसा कोई ऑर्डर आ गया कि भाई हमें ये दे दो, आपको पता है कि भाई जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लगनी लगनी है, अब मेरे पास ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे ऑर्डर है, मैं इसको लूं कि नहीं लूं। वहां आप टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करोगे, वहां पर वेरिएबल कॉस्ट होगा, भाई इस चीज को बनाने में मुझे एक्स्ट्रा खर्चा इतना लगेगा, मेरा मार्जिन इतना है, तो मैं इसको बेच दूंगा। तो और दूसरा क्या है, मेरे को लेना ही लेना है तो मैं कितने तक जा सकता हूँ? मैं 60 तक जा सकता हूँ, तो उसमें मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है। बट लॉन्गर रन में मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प नहीं करेगा। अगर आप यही करते रहोगे भाई 60 की मेरी चीज हो रही है 65 में भी बेचूंगा, अरे फिक्स्ड कॉस्ट कहां से रिकवर करोगे? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है नॉर्मल अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नॉर्मल पर्पज से बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, लॉन्ग टर्म पर्पज से इस्तेमाल होता है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है, कोई वन ऑफ द केसेस में डिसीजन लेना है कि इसको करें कि नहीं करें, वहां पे आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हो। आई होप आई एम क्लियर। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या है? फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन टू कवरिंग द फिक्स्ड कॉस्ट एंड जनरेटिंग प्रॉफिट एंड में प्रोवाइड डिस्टॉर्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स ड्यू टू एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवर्स, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट बनता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और लास्ट में फिर फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं। बट इन द मार्जिनल कॉस्टिंग आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हो, जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, जो भी ओवरहेड्स होते हैं, उसको आप पीरियड का कॉस्ट मानते हो। अच्छा, एक और चीज है आपके इसमें, पहले मैं सिलेबस को देखता हूँ। तो इनकम डिटरमिनेशन मैंने आपको दिखाया, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में किस तरह से फर्क है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ दैट, 80,000 का सेल था, कंट्रीब्यूशन लेस कर दिया, देन फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिया। यहाँ पे सिंपल कॉस्ट को एलोकेट कर दिया टू द प्रोडक्ट्स, माइनस कर दो, प्रॉफिट और लॉस आएगा। एंड डिफरेंशियल पे मैंने आपको दिखाया दैट इज गेटिंग काइंड ऑफ व्हाट वी से accumulated in the cost of the event। एक कॉन्सेप्ट है आपका सिलेबस में, दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स दिस ब्रेक इवन एनालिसिस? व्हाट इज ब्रेक इवन? कोई बताना चाहेगा ब्रेक इवन क्या होता है? किसी ने सुना है ये ब्रेक इवन आज तक अपनी लाइफ में? बोलो जल्दी। एनीवन वांटिंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन? So where कभी there नहीं is सुना है no ब्रेक इवन? अच्छा ये बता दो, कभी ब्रेक इवन नहीं सुना है? सुना है नहीं सुना है? पर सुना तो है। हाँ, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ट्राई करना चाहते हो ऐसे ही रैंडमली, एनी थॉट जो आता है? sir where the cost of sales is equal to total revenue, or we can say where there is no profit no loss. एग्जैक्ट ये चीज है, मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो मुझे नहीं लग रहा आप क्या सही बोल रहे नहीं बोल रहे, बट जो आपने दूसरा स्टेटमेंट बोला, सर ब्रेक इवन वो स्टेज होता है जहां पे आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपको टिपिकल याद होगा, अगर कोई अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करता है, या मतलब सीए में जैसे हम बोलते हैं कोई अपना ऑफिस खोलता है, प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, या कोई अपनी दुकान खोलता है, तो वो ये टर्म यूज करता है कि यार अभी तो हम ब्रेक इवन में भी नहीं आए, अभी हम ब्रेक इवन पे भी नहीं आए। फिर एक स्टेज आता होता है, अब हम ब्रेक इवन पे आ गए, हमारा ब्रेक इवन हो गया, तो मतलब हम उस स्टेज पे आ गए जहां पे हमारा ना प्रॉफिट है ना लॉस। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब ऊपर के केस देखा था हमने अभी, हमने देखा था
आपका सेलिंग प्राइस जो है यूनिट वो था 100 रुपीज, और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट था वो था ₹60, और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट थे वो थे 40,000। यही था ना? एग्री विथ मी और नॉट? आपके फिक्स्ड कॉस्ट जो होने मैंने दुकान लगाई, भाई मुझे रेंट इस दुकान का देना ही देना है 40,000 साल का। मैं बोलता मेरी और कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, मेरी दुकान की फिक्स्ड कॉस्ट है रेंट, ये मुझे देना ही देना है, इसमें मुझे कोई चारा नहीं है ना। मैं सिंपल, मेरी दुकान है, मेरा और कोई खर्चा नहीं है, मेरी एक ही फिक्स्ड कॉस्ट है, मुझे रेंट 40,000 देना ही देना है। और मैं क्या करता हूँ, रेडीमेड गारमेंट में डील कर रहा हूं, और मेरा मार्जिन जो है 40 रुपया पर यूनिट है। मेक सेंस? मेरा मार्जिन क्या है? अगर मैं एक शर्ट बेचूंगा तो मेरे को 40 रुपए बनेंगे। कैन यू टेल मी द ब्रेक इवन पॉइंट आउट हियर? अगर सपोज मैंने इस महीने में 500 शर्ट्स, या मैं इसको मंथ का बताता हूं, ठीक है ना, आप साल का पूछ रहे हैं। मेरा मंथ का जो रेंट है ना, मेरे मंथ की जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना इस दुकान के 40,000 है। मैंने काम स्टार्ट कर दिया, आज मेरे पास कोई नया कस्टमर बेस तो नहीं बना, मैं आज स्टार्ट कर रहा काम, आज ऐसा कस्टमर बनेगा। मेरी दुकान का रेंट मंथली 40,000 है, और मैं अगर एक प्रोडक्ट बेचता हूं मुझे 40 रुपया बनते हैं। सपोज मैंने इस महीने मैंने 500 शर्ट्स बेची, तो मुझे कितना प्रॉफिट आया होगा? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। अगर मैंने 500 शर्ट्स बेची तो मेरा कितना मार्जिन आया, प्रॉफिट आया होगा? सर कैलकुलेट। 16,000। 500 इंटू पर शर्ट में मैं कितना कमा रहा हूं? 40। कितना होता है? 20,000। 520। तो मैंने प्रॉफिट कमाया होगा, तो मेरा मार्जिन कितना होगा? 20,000। बट मुझे पता ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? सर प्रॉफिट भाई होगा। कोई और ट्राई करना चाहते हैं? मैं एक शर्ट को अगर बेचूंगा मैं 40 रुपया कमा रहा हूं, और इस मंथ में मैंने शर्ट्स 500 शर्ट्स कमाई, बेची, तो मैंने कितना कमाया होगा? इस पे 20,000 कमाया होगा। बट जब मैं ओवरऑल हिसाब करूंगा, मैंने 20,000 कमाया कि मेरा लॉस हो गया? द आंसर इज मेरा लॉस हुआ। ये 20,000 तो मैंने कमाया यहां से, बट यहां से मैंने जब रेंट पे करूंगा, मैंने तो 40,000 का रेंट पे कर दिया ना, तो मेरा तो लॉस हो गया ओवरऑल 20,000 50 का। हो गया। मेक सेंस? चार। भाई आप दुकान का पूरा मंथ का देखोगे ना हिसाब, यहां से तो आपने 500 शर्ट्स बेच दी, तो इट मीन्स आपका ब्रेक इवन नहीं आया अभी, आप लॉस में ही हो। तभी जो नई दुकान स्टार्ट करता है वो यही बोलता है कि मैं अभी लॉस में हूं। अरे भाई तू तो कमा रहा है। कहाँ कमा रहा है मेरे भाई? यहां से वेरिएबल कॉस्ट से जो मुझे मार्जिन तो आता है, दैट कंट्रीब्यूशन जो आता है, दैट इज नॉट एनफ टू कंट्रीब्यूट टू द फिक्स्ड कॉस्ट। दिस कंट्रीब्यूशन इज नॉट एनफ टू कंट्रीब्यूट टू द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 40,000। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट? मैं कितनी शर्ट्स बेचूं एक मंथ में कि मेरा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा? एटलीस्ट कितनी शर्ट्स मुझे कमानी है, बेचनी है, 1000। ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा? बहुत अच्छा। आपने बोला 1,000, कैसे? आपने बोला सर आपके टोटल खर्चे जो है, आपके टोटल खर्चे जो है वो 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट आपके 40,000 है, एक शर्ट 40 रुपया कंट्रीब्यूट करती है टू दिस प्रॉफिट, तो 40,000 डिवाइड बाई 40, 4 1 4 1000। सर आपको 1000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तब आपका ब्रेक इवन है। तो अगर आप 1000 यूनिट से कम बेच रहे हो ना सर, तो आपको तो लॉस ही है, आपका ब्रेक इवन है। 1000 अगर आपका यूनिट बिकेगा तो आपका ना प्रॉफिट होगा ना, और 1000 से ऊपर जितना भी बेचोगे ना सर, फिर आपका वो प्रॉफिट है। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल कॉस्ट आपको हेल्प कर दी इसमें निकालने में, इसको ब्रेक इवन को। सो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट is the sales at which you don't have neither profit nor loss. How is break even calculated? How is break even calculated? The formula is very simple. इसको नोट कर दो। ब्रेक इवन अगर आपको निकालना है इन यूनिट, आपको बोला कि आपकी ब्रेक इवन सेल्स निकाल दो इन यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कितने आइटम्स, तो आप क्या बोलोगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक शर्ट से 40, दो से 80, 3 से 120, 40,000 कितने में होगा? 40,000 डिवाइड बाई 40 कर लो। जैसे अभी के केस में था 40,000 डिवाइड बाई 40। अब मुझे बताओ, अगर इसको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, वैल्यू में निकालना पड़ेगा सेल्स, तो दो तरीके हैं। अगर इसको बोलोगे वैल्यू में बता दो कितना है, तो वैल्यू में क्या होगा? एक तरीका यहां पे जितना भी यूनिट्स आएगा, ब्रेक इवन इंटू यूनिट्स इंटू इंटू सेलिंग प्राइस कर लो, है ना। यूनिट्स जितने आपके आ रहे हैं इंटू सेलिंग प्राइस कर लो। यूनिट्स आपके 1000 आ रहे इंटू सेलिंग प्राइस कर लो 100। एक दो, एक दो तीन, 1 लाख। 1 लाख अगर आप सेल्स करोगे तो आपका ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। मेक सेंस? अगर आप 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख रुपीस की सेल करोगे मंथ में, तो आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस का। बिकॉज 1 लाख का बेचोगे, 60,000 की आपकी कॉस्ट थी, 40,000 आपका बचेगा, वहां से 40,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो होगा 1 लाख से ऊपर जितनी भी आप सेल करोगे। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया। इसका दूसरा तरीका निकालने का है, इसको बोलते हैं हम, एक और फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन एनालिसिस में, उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस क्या है? 100। 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कितना होता है? 40%। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंटेज है? 40%। पीवी रेशियो आपका कितना है? 40%। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? जीपी मार्जिन कितना है? 40%। तो आपको कितना सेल्स निकालना है ब्रेक इवन के लिए? तो ब्रेक इवन के लिए अगर आपको सेल्स निकालना है इन वॉल्यूम, इन वैल्यू, तो सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज योर 40,000 डिवाइड बाय 40%। 40 आपको पता है 40 डिवाइड बाय 100 होता है। जब इसको ऐसे लिखते हैं 40% करोगे, तो इट बिकम्स 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40। 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 1 जा, तो 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख। समझ आया आपको? इसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन पॉइंट is the stage at which you neither have profit nor have loss, and this is how it helps you in the decision making ultimately. तो आप भी अगर कल को अपनी शॉप खोलोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपको ये चीज फिगर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका ब्रेक इवन किस पॉइंट पे आएगा। सो यू विल ट्राई एटलीस्ट इतने सेल्स तो आपकी हो जाए किसी भी तरीके से, और उसके बाद फिर देन यू कैन थिंक ऑफ रिलैक्सिंग। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, ब्रेक इवन एनालिसिस? यस सर। यस और नो? अच्छा, अब यस। दो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। मैं पहले इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा। दोनों एक्चुअली ना मतलब पैरेलली यूज किए जाते हैं। आप डिफरेंशियल कॉस्टिंग, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग दोनों यूज होते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। तो फर्स्ट मैं लेता हूं इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग क्या होता है ये मैं पहले बताऊंगा। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सैलरीज में आपको सुना होगा कि उनको इंक्रीमेंट मिल गया, उनकी सैलरी बढ़ गई। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना। तो इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग क्या होता है? एडिशनल कॉस्टिंग। तो इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग के बाय प्रोडक्ट्स है। डिपेंड करता है आपको कब यूज कर रहे हो इसको। इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग आप कब निकालते हो? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बोली थी कि मेरा मेरा प्रोडक्शन बहुत सिंपल है। मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूं, और फिर जितना बिकेगा बिकेगा, और माय प्रॉफिट मार्जिन इज 40%। सो माय वेरिएबल कॉस्ट 60, माय सेलिंग प्राइस इज 100, and I get a margin of 40 rupees. This is how I normally work. Then I got an export order. I got an additional offer, which usually doesn't come to me. एक export का order मुझे आया, बाहर से आ गया फेसबुक पे। Okay, you are dealing in this ready-made garment. Can you send me 50 items or 100 items to this country? I will evaluate na कि whether I will go for this order or not. So what I will do, I will do a cost analysis like this. What will be my incremental sale? उन 100 यूनिट्स को बेचने में मेरे को कितना पैसा मिलेगा? तो 100 इंटू 100 रुपया सपोज, या 80 रुपीज में बोल रहा है, या 100 रुपये में 90 बोल रहा है, 90,000, 9,000 सपोज, या 1000 का ऑर्डर आया, भाई 90,000 आएगा। और इनको बनाने में मेरा कॉस्ट कितना जाएगा? मेरा नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो इन 1000 को अगर बनाऊंगा तो 60,000 मेरा कॉस्ट होगा।
बट ये एक्सपोर्ट ऑर्डर है, एक्सपोर्ट में नॉर्मली डील नहीं करता हूं, मुझे सीएचआई हायर करना पड़ेगा, मुझे लॉजिस्टिक्स और लगेगा, मुझे 15 रुपया और खर्चा हो जाएगा अदर वेरिएबल कॉस्ट। 1000 इंटू 15 15,000, तो ये 60,000 लगेगा, ये 15,000 लगेगा, ये तो मेरा लगेगा ही लगेगा, प्लस मुझे स्पेशल लेबर लगानी पड़ेगी। नॉर्मल प्रोडक्ट में 60 लगा, मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट में कराना है, उसका भी 5,000 लगेगा। तो अब मैंने क्या किया, 80,000 मेरा कॉस्ट हो गया और मेरा नेट प्रॉफिट आया 10,000 अगर मैं ये करूंगा। तो व्हाट आई डिड टू एनालाइज an additional offer, I calculated the incremental revenue and the incremental cost to arrive at a decision whether I should accept this offer or not. And finally, I reached a conclusion, yes, if I do this, I will be able to make profit of 10,000 rupees. इसको बोलते हैं incremental costing. तो जब आपकी existing capacities या existing work structure जो है, उसके ऊपर आपको कोई costing करनी पड़ रही है for whatever reason, जैसे मैं एग्जांपल एक ऑफर आया आपको, एक्सपोर्ट ऑफर आया, ये कॉन्ट्रैक्ट में है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप उसमें करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो आप क्या देखोगे, एग्जिस्टिंग में मुझे इतना खर्चा आ रहा है, इस एवेन्यू में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा खर्चा कितना जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। मेक सेंस? कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? जवाब तो दो, कॉन्सेप्ट समझ आया? इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया समझ? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सर एक बार नहीं रिपीट कर आया? दो। दोबारा से समझाओ। यस सर। देखो, आप नॉर्मली चल रहे हो, आपका जो भी ऑपरेशन है वो चल रहा है, ठीक है। अब आपको किसी ने ऑफर किया कि हमें 1000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है, तो क्या आप हमें बेच सकते हो ये 1000 यूनिट्स? तो आप इसके लिए कॉस्टिंग करोगे, एक्स्ट्रा नहीं करोगे कॉस्टिंग, बिकॉज जो आपका नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब एक्स्ट्रा एक ऑफर आया जो आपके कहीं नोटिस में नहीं था, अभी आपको एक्स्ट्रा 1000 बनाने पड़ेंगे, इसके लिए आप कॉस्टिंग करोगे नहीं करोगे कॉस्टिंग? करोगे नहीं करोगे कॉस्टिंग? द आंसर इज यस। क्या देखोगे कि अगर मैं 1000 बेचूंगा मुझे कितना सेल होगा, इन 1000 को बनाने के लिए अब मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी। हो सकता है कि मैं नॉर्मल रॉ मटेरियल जो है वो मैं नॉर्मल तरीके से खरीद रहा हूं, बट ये ऑफर अगर आएगा तो मुझे एक्स्ट्रा माल खरीदना पड़ेगा। वो नॉर्मल मुझे नॉर्मल सप्लायर ऑलरेडी है जो मुझे इस रेट पे देते हैं, अब जब मैं ये अचानक से खरीदने जाऊंगा हो सकता है मुझे महंगा पड़ेगा। तो मेरी अगर नॉर्मल प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट 60 है, इसमें हो सकता है मेरी कॉस्टिंग 70 हो जाएगी। तो मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा, इसके लिए मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा, एक्स्ट्रा लेबर का कॉस्ट कितना लगेगा, बाकी सबका कॉस्ट कितना लगेगा। तो टोटल में देखूंगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी होगी, लास्ट में फिर देखूंगा कि भाई रेवेन्यू से इतना आएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरा इतना आएगा। हो सकता है मुझे कोई मशीनरी अलग से लगानी पड़े, इसके लिए मुझे जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 1000 ही है, अब ये आया इसके लिए मुझे अलग से मशीनरी लगानी पड़ेगी। तो इस ऑफर को मैं लूं कि नहीं, मुझे एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना आएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसके बाद आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको डिफरेंशियल कॉस्टिंग। इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग क्या होता है? जब आप हायर लेवल पे जाते हो, एडिशनल चीजें देखते हो, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ऊपर की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग जो आपका नॉर्मल ऑपरेशन उससे ऊपर की बात करते हैं इंक्रीमेंटल। डिफरेंशियल में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशियल में आप दो ऑल्टरनेटिव्स देखते हो, ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2, इसमें आप क्या देखते हो? अगर आप ऑल्टरनेटिव 1 देखोगे तो आप देखते हो अपनी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल सेल कितना होगा और आपका प्रॉफिट कितना होगा। यहां पे भी देखो ऑल्टरनेटिव 2 में सेल्स कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। फिर आप कंपेयर करते हो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट किसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, वो लोग। इंक्रीमेंटल में क्या था, आपका एग्जिस्टिंग चल ही रहा है, एग्जिस्टिंग आपके ऑपरेशन चल रहे हैं, कुछ नया ऑफर आया, कुछ आया, तो आप हायर लेवल पे जाके इंक्रीमेंटल कर रहे हो। डिफरेंशियल में ऐसा नहीं है, यहां पे डिफरेंशियल है, इट कैन बी एडिशनल, इट कैन बी डिक्रीजिंग। सपोज आपकी कैपेसिटी इतनी है, आप बोल रहे कि यार आप क्या करते हो, आप शर्ट्स भी बनाते हो, आप जीन्स भी बनाते हो, आप बैग्स भी बनाते हो। तो आप डिफरेंशियल कॉस्टिंग देखोगे ऐसे कि यार व्हाट इफ अगर हम सिर्फ शर्ट्स और जीन्स ही बना दे, हम बैग्स में नहीं जाएंगे, या व्हाट इफ अगर हम जीन्स ही बना दे। तो इस पर आप क्या देते हो, अगर हम खाली शर्ट्स बनाएंगे तो हम कितनी शर्ट्स बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कपड़े से, हमारी सेल्स कितना होगा, हमारा कॉस्ट कितना होगा। अगर शर्ट्स प्लस जीन्स बनाएंगे तब हमारा कॉस्ट कितना हो, कुछ रहा है। अगर शर्ट्स प्लस जीन्स और बैग तीनों बनाएंगे तब कितना होगा। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल बिजनेस में देख रहे हो ऑल्टरनेटिव्स की, ये ऑल्टरनेटिव अगर हम कराएंगे फॉलो
तो हमारा कॉस्ट कितना होगा या अल्टीमेट प्रॉफिट कितना होगा, ये ऑल्टरनेटिव करेंगे यहाँ पे। तो उसमें आप क्या करते हो, डिफरेंशियल कॉस्ट देखो, इससे इसमें कितना डिफरेंस कॉस्ट है, इससे इसमें डिफरेंशियल रेवेन्यू कितना है, नेट आपको पता चलेगा कि आप इसमें जाओगे या नहीं जाओगे। सपोज आपने डिफरेंशियल कॉस्टिंग कर ली, पता चला कि भाई बैग तो बना रहे हो बट उसके बाद ओवरऑल प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हो रहा, कम ही हो रहा, तो आप क्या डिसाइड करोगे, यार बैग को हटा दो, बैग को बनाएंगे नहीं। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में आप ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बीच में कंपेयर करते हो, जबकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट में आप एग्जिस्टिंग से ऊपर जब जाना चाह रहे हो तब इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग करते हो। ठीक है, सर इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी हद तक बोल सकते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग, बट अगेन इधर आप होलिस्टिकली देखते हो सब चीजों को लेके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी काइंड ऑफ यही होता है कि भाई मैं अपने पैसे को एफडी में ना लगा के अगर मैं कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, एटलीस्ट वो एफडी पे जो इंटरेस्ट आ रहा था दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फाइन। बट डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज स्लाइटली डिफरेंट। इसमें आप देखते हो कि भाई अगर इन ऐसे मतलब अल्टरनेटिव मान है मेरा कि मैं शर्ट्स भी बना दूं, बैग्स भी बना दूं, ऑल्टरनेटिव है मैं सिर्फ बैग्स वाले बिजनेस में जाऊंगा ही नहीं, तब मेरा कितना कॉस्ट होगा, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्टिंग। डिफरेंशियल कॉस्ट और नॉन इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बट ओनली जब एडिशन जाएगा। बट इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ऑपरेशंस कम हो रहे हैं तो ये डिक्रीज भी हो सकती है। This is cost is the difference in total cost that will arise from selection of one alternative to other. In other words, it is an added cost of change in the level of activity. तो इसमें मैंने परसों आपको फ्लेक्सिबल बजट पढ़ाया था, तो उसमें बेसिकली यही करते हैं ना कि 50% कैपेसिटी पे चलाएंगे तो हमारे कॉस्ट कितने आएंगे, 60 पे चलाएंगे, 90 पे चलाएंगे, कितने पे आ जाएंगे। और ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, ये जस्ट आपकी डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट में आप दोनों चीजें देखते हो, फिक्स्ड भी वेरिएबल भी सारे देखते हो। बिकॉज आप नए इस सेटअप में लगाओगे तो हो सकता है ये फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा। इस सेटअप में जाओगे ये फिक्स्ड कॉस्ट होगा, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो आप सारे कॉस्ट को कंसिडर रखते हो व्हाइल डूइंग दैट डिफरेंशियल कॉस्टिंग एनालिसिस। तो इतना ही आपको जाना है। सीवीपी एनालिसिस इज नथिंग बट वो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, इसमें मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेल्स पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 100 माइनस 60, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 40 इंटू नंबर ऑफ यूनिट जितने आपने सेल कर दिए, और प्रॉफिट कितना आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे हमारे पहले वाले केस में था 32,000 माइनस 40,000, तो आपको लॉस आया था। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ब्रेक इवन इन यूनिट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन अमाउंट इज that fixed cost divided by PV ratio. In that case, that was 40%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, आपने देखा ब्रेक इवन मेरा 1000 रुपया आ रहा है, तो आप अगर आपकी सेल्स 1700 यूनिट्स हो रही है, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 1700 माइनस ब्रेक इवन दैट इज 1000। तो आपकी 700 यूनिट जो है वो इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब इतना आप ऊपर हो ब्रेक इवन से, 700 यूनिट्स आप ऊपर हो। तो ये भी आपको हेल्प कर लेता है कि कितना और नीचे जाने का मार्जिन है, उसके बाद नीचे नहीं जा सकते, फिर लॉस में जाएंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उतना जाने की जरूरत है नहीं। तो अगर मैं आपको सिलेबस को देखूंगा तो अल्टीमेटली वी आर हियर, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ लिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा लिए, बजट एंड बजटरी कंट्रोल पढ़ लिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ लिए। अब हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बचा है और फिर ये बाकी चीजें बच रही है। ठीक है ना, तो अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा, मतलब कॉस्टिंग कल हमारा कवर हो जाएगा। फिर हमारा एक दूसरा सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फिर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, ठीक है ना, ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग पर से वी आर डन विथ। कल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर होगा, कल या परसों तक इसको भी खत्म करेंगे। किसी और साथी को कुछ बोलना है, अदरवाइज हम कंक्लूड करेंगे। मैं इससे पहले भी बोला हूं कि कुछ लेक्चर्स है चैनल पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के, प्लीज उन लेक्चर्स को देख लो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उन लेक्चर्स को देखो, वो चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाना, फा अकाउंटेंसी लेक्चर्स है, सारे आपको नहीं देखने हैं, जो लेक्चर्स है मेन वही देखने हैं आपको एमसीक्यूज वो सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और एडिशनल टॉपिक्स का भी लेक्चर्स है, वो भी आप देख लो, उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी और वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आने के चांसेस है। चलो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।